हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर लास्ट तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 तक ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट गिवन पॉइंट। ये हमें फंक्शन दे रखा है और ये जो फंक्शन है वो x=π/2 पर कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास 26 से लेकर 29 तक कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन सबको एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 में कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वही क्वेश्चन नंबर 27 में काम आएगा, 28 में काम आएगा और 29 में काम आएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 26 के सॉल्यूशन को बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, फंक्शन हमारे पास इस तरह से दे रखा है, कंडीशन ये दे रखी है कि x की वैल्यू जब π/2 नहीं होगी तो हमें ये लेना है, जब x की वैल्यू π/2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये वाली होगी, और गिवन है कि x=π/2 पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x=π/2, यानी जो फंक्शन है वो x=π/2 पर कंटिन्यूस है। इसका मतलब ये हुआ कि LHL = RHL = f π/2, यानी x=π/2 पर फंक्शन कंटिन्यूस होने की वजह से LHL, RHL और जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो तीनों के तीनों कोइंसाइड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू π/2 नेगेटिव, यानी π/2 से थोड़ी सी स्मॉलर वैल्यू लेनी है हमें। तो इसका मतलब ये होगा जब एग्जैक्ट π/2 नहीं है तो हमें फंक्शन ये वाला लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा k cos x अपॉन π-2x। RHL के लिए जब हम लिखते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 पॉजिटिव। इस बार जो हमें फंक्शन लेना है वो यही वाला लेना है, क्योंकि x की वैल्यू जो π/2 नहीं तो फंक्शन हमारे पास ये दे रखा है। तो ये हो जाएगा k cos x अपॉन π-2x = अब बात कर लेते हैं f π/2 की। f π/2 की जो वैल्यू दे रखी है उसने दे रखी है 3। अब यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि x की वैल्यू अगर आप डायरेक्ट π/2 पुट कर लेते हैं तो cos π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इधर 2 × π/2, 2 से 2 कैंसिल, π-π ये 0 हो जाएगा। तो 0/0 यानी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है, तो डायरेक्ट हम x की वैल्यू π/2 पुट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो h की हेल्प से क्या करना है, इसमें लिमिट को चेंज कर लेंगे। तो ये जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा k × cos जो x है वो हो जाएगा π/2 - h अपॉन π- यहाँ 2 दे रखा है हमें π/2 - h। सेम कंडीशन यहाँ पर है, तो यहाँ x टेंडिंग टू π/2 प्लस दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 k × cos ये हो जाएगा π/2 + h अपॉन π-2 × π/2 + h = 3। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम करते क्या हैं, या तो इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो। दोनों में से कोई सी भी 2 टर्म्स लेकर हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम ये वाली टर्म ले लेते हैं इसमें। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k × cos π/2 - थीटा होता है वो sin थीटा हो जाता है। तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो हो जाएगी k × sin h अपॉन π- अब हम 2 का इसमें इंटू करेंगे तो ये जाएगा पाई और ये हो जाएगा प्लस का 2h। तो ये जाएगा π - + 2h = और ये जो वैल्यू जाएगी हमारे पास ये हो जाएगी 3। और यहाँ पर जो हमने लिमिट अप्लाई की है वो है लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ अप्लाई कर लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, बचेगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 k ×
साइन एच अपॉन ये हो जाएगा 2h इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर k कोफिशिएंट है साइन एच का, ये इधर 2 कोफिशिएंट है h का, तो k अपॉन 2 को हम बाहर ले लेंगे। ये जगह लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच अपॉन h इक्वल्स टू 3। और हमें मालूम है सैंडविच थ्योरम से इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो यहाँ ये हो जाएगा k अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 3, और इस तरह से हमें k की वैल्यू 6 मिल जाती है। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर इसे लेकर भी तो हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी लेकर सॉल्व किया जा सकता है और आंसर में सारे स्टेप्स यही मिलेंगे और आंसर में 6 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में सेम कंडीशन है, फंक्शन हमें दे रखा है, ये जो फंक्शन है x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूस है, और फंक्शन हमें इस तरह की कंडीशन में दे रखा है कि जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 होगी तो फंक्शन ये लेना पड़ेगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो फंक्शन हमें 3 लेना पड़ेगा। तो आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सिंस f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2, जब फंक्शन 2 पर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये हुआ कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F2, ये तीनों के तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो ये जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, और फंक्शन हमारे पास हो जाएगा kx² इक्वल्स टू RHL लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन हो जाएगा हमारे पास 3, और F2 की जो वैल्यू मिलेगी हमें, F2 की वैल्यू जो दे रखी है हमें इससे मिलेगी। तो ये हो जाएगा हमारा k इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, 2 नेगेटिव है क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर में कोई भी जीरो वाली टर्म नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा k इंटू 2 स्क्वायर, इधर इसकी वैल्यू 3 मिलेगी, ये हो जाएगा k इंटू 2 स्क्वायर यानी 4, यानी 4k इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 4k। तो इस तरह से सिर्फ 2 ही टर्म्स को लेकर k की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो इस तरह से हमें k की वैल्यू 3/4 मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 में जो हमें कंडीशंस दे रखी हैं वो है f(x) इक्वल्स टू kx प्लस 1। ये फंक्शन हमें तब लेना है जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू पाई होगी, और f(x) की वैल्यू cos x हमें तब लेनी है जब x ग्रेटर देन पाई होगा, और दे रखा है कि फंक्शन x इक्वल्स टू पाई पर कंटिन्यूस है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू पाई, इट इम्प्लाइज LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f पाई। कहने का मतलब ये जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है किसी पॉइंट पर तो LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो तीनों कोइंसाइड करती हैं। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू पाई नेगेटिव। अब पाई नेगेटिव हमें ये दे रखा है तो हम क्या करते क्या है कि पाई से स्मॉलर वैल्यू के लिए जो x मिलती है हमें उसका फंक्शन लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा kx प्लस 1। बात करते हैं RHL की, तो RHL में हम लिखते हैं x टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव यानी पाई से ग्रेटर के लिए। तो x की वैल्यू पाई से ग्रेटर है तो फंक्शन हो जाएगा हमारा cos x। इधर f पाई की बात कर लेते हैं, तो f पाई का मतलब फंक्शन की वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू हमें ये लेनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा kx यानी k पाई प्लस 1। अब हम आप यहाँ पर एक बात नोटिस करते हैं कि या तो इन दोनों को लें तब हमें k की वैल्यू मिलेगी, या फिर इन दोनों को लें तब हमें k की वैल्यू मिलेगी। अगर बाई चांस हमने ये दोनों ले लिए तो k की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भी सेम रिजल्ट दे रहा है, ये भी सेम रिजल्ट दे रहा है। इसकी वैल्यू k पाई प्लस 1, इसकी वैल्यू k पाई प्लस 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम करते क्या हैं, या तो इन दोनों को लेंगे या फिर इन दोनों को लेंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ले लिया। तो यहाँ इसकी जो वैल्यू फाइंड करते हैं लिमिटिंग वैल्यू, तो ये जाएगा k इंटू पाई प्लस 1, और इधर हो जाएगा हमारा cos पाई। तो ये जाएगा k इंटू पाई प्लस 1 इक्वल्स टू cos पाई की वैल्यू -1 होती है, 1 को उधर ले जाएंगे तो जाएगा k पाई इक्वल्स टू -2, और इससे k की वैल्यू -2/पाई मिल जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 में k की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -2/पाई।
क्वेश्चन नंबर 29 में जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस वन इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 और एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 5 एंड फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 5. सिंस f is continuous at x इक्वल टू 5, यानी फंक्शन जो x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये हुआ कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F5. तो ज़रा यहाँ देख लेते हैं. लिमिट x टेंडिंग टू 5 नेगेटिव, 5 नेगेटिव मतलब फंक्शन हमारे ये लेना पड़ेगा के एक्स प्लस 1. ये तो आप लोगों को शायद समझ में भी आ गया होगा अब किसके साथ में कौन सा वाला फंक्शन हम लेते हैं. तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव का मतलब हमारे पास फंक्शन जो आएगा वो हो जाएगा 3x माइनस 5. और इस बार जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो ये वाली लेनी पड़ेगी हमें. तो F5 फाइंड करना है तो ये जाएगा k इंटू 5 प्लस 1. ये हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है. सेम कॉन्सेप्ट है, अगर इन दोनों को लेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर इन दोनों को लेंगे तब भी हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. अगर हम इन दोनों को लेंगे तो k की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है इससे. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे. तो ये इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हो जाएगी k 5 इंटू के, क्योंकि इसको k इंटू 5 प्लस 1 लिखेंगे. और ये हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 5, यानी 5k प्लस 1 इक्वल्स टू 15 माइनस 5, यानी ये हो जाएगा 10. 5k इक्वल्स टू 9 और k की वैल्यू 9/5. तो क्वेश्चन नंबर 29 में है k की वैल्यू 9/5 मिल जाती है हमें. क्वेश्चन नंबर 30 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं इसको. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू, ये दे रखा है, कंडीशन ये दे रखी हैं, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. तो ज़रा हमें दो बातों में ध्यान रखना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है. यहाँ पर कोई भी इंटरवल उसने नहीं दे रखा, यानी x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं दे रखी जिस पॉइंट पर दे रखा हो कि यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है. तो हमने हिंट दी थी इसमें कि जब भी सिर्फ ये दे रखा होगा फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x हर रियल वैल्यू के लिए, x की हर रियल वैल्यू के लिए फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा. दूसरी बात हमें ध्यान रखना है कि हमें दो वेरिएबल्स की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है. और जब भी दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड की जाती है तो हमेशा ध्यान रखना आप लोग कम से कम दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, जब दो इक्वेशंस होंगी तभी हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. तो हम करते क्या हैं, इसमें थोड़ी सी हिंट ढूंढते हैं क्वेश्चन के अंदर ही. तो हमने देखा यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 पर दो इक्वेशन दे रखा, दो फंक्शन दे रखे हैं. एक तो एफ एक्स इक्वल्स टू 5 और एक एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी. तो एक इक्वेशन हमें इससे मिल जाएगी. और दूसरी हिंट ये है कि x इक्वल्स टू 10 भी एक कॉमन वैल्यू है, और इस x इक्वल्स टू 10 पर भी हमें दो फंक्शंस दे रखे हैं, तो इससे हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी. ये बिल्कुल एकदम बेहतरीन आइडिया है इस क्वेश्चन को समझने का. सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका. सिंस f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2, यानी ये x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब LHL की जो वैल्यू होगी वो RHL के इक्वल हो जाएगी. ज़रा वैल्यू देख लेते हैं. तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव को मतलब हमें फंक्शन ये लेना पड़ेगा 5, और लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव तो फंक्शन हमें लेना पड़ेगा ax प्लस b. ज़रा वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, इधर इसकी वैल्यू जाएगी 2a प्लस का b. ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसके बाद सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 10, यानी जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 10 पर भी कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो LHL है वो RHL की इक्वल होगी. तो यहाँ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 10 नेगेटिव एफ एक्स, और फंक्शन कौन सा होगा 10 नेगेटिव के लिए,
ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। अब लिमिट x टेंडिंग टू 10 पॉजिटिव, और 10 पॉजिटिव का मतलब हो गया हमारे पास फंक्शन 21 हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10a प्लस बी इक्वल्स टू ये मिल जाएगा हमें 21, और इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं और ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, दूसरी इक्वेशन दे रखी है 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। सॉल्व करेंगे, माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 8a इक्वल्स टू, और यहाँ मिलेगा माइनस का 16, तो इससे a की वैल्यू 2 मिल जाएगी। इस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल्स टू 5, और इससे हमें b की वैल्यू 1 मिल जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 में जो ए और बी की जो वैल्यूज़ निकली हैं वो है हमारे पास a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 1। इस बार CBSE बोर्ड ने जो कंपोजिट फंक्शन वाला टॉपिक है वो डिलीट कर दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका होना ज़रूरी है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे, और इतना ज़्यादा भी टिपिकल नहीं कि आप लोगों को समझ में ना आए। तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक। तो यहाँ पर हमें जो फंक्शन दे रखा है वो एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर जो कॉस है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो एक्स स्क्वायर है वो है अलजेब्रिक फंक्शन। तो कॉस एक्स स्क्वायर जो बनता है वो हमारा एक कंपोजिट फंक्शन बन जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन को कंबाइन करने के बाद में। तो कंपोजिट फंक्शन का एक आइडिया देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व होते हैं। देखिए हमारे पास जो f जो दे रखा है एफ एक्स फंक्शन वो है कॉस एक्स स्क्वायर। लेट जी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड एच एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया कि ये जो कॉस एक्स स्क्वायर है उसको हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया, यानी कॉस जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जो एच एक्स है वो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। तो हमें मालूम है कि जो कॉस एक्स होगा वो हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा और हर रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बात करते हैं इसकी। एच एक्स क्या दे रखा है, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन जो होता है वो हर पॉइंट हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, एच एक्स को एक्स स्क्वायर इस वजह से। और दूसरी बात है कि एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। अब इसके बाद हम एक बात तो ध्यान रखते हैं कि जो कंपोजिट फंक्शन होता है, अगर कंटिन्यूस फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन बना हुआ है तो कंपोजिट फंक्शन भी हर रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का इसमें हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कंफर्म कर लेते हैं क्या ये कंपोजिट फंक्शन इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जी ओ एच एक्स ये इस तरह से कंपोजिट फंक्शन बना लेते हैं हम। तो जी ओ एच एक्स ये बनेगा और इसको जी एच एक्स इसको इस तरह से लिखेंगे। तो हमने देखा जी एच एक्स हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर। इधर जी वाले फंक्शन में जहाँ पर भी एक्स आ रहा है उसके हम एक्स स्क्वायर पुट कर लेंगे, तो ये जाएगा हमारा कॉस एक्स स्क्वायर। और ये जो कॉस एक्स स्क्वायर है हमारे पास वो वैल्यू है एफ एक्स की, यानी जी ओ एच एक्स है वो एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो एफ एक्स दे रखा है ये कंपोजिट फंक्शन है। नाउ जी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, यानी जो जी एक्स दे रखा है वो कॉस एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो इस x की वैल्यू के लिए cos x, यानी यहाँ जो फंक्शन दे रखा है cos x, यहाँ लिखेंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r g इज कंटिन्यूस, यानी जो g फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अब दोबारा देखते हैं हम एच एक्स इक्वल्स टू हमारे पास एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन में हम एक बात नोटिस करते हैं, यहाँ x की कोई भी वैल्यू पुट करें हर रियल वैल्यू के लिए वेल डिफाइंड होगा और उसके अलावा हर x की वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा, हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r h इज कंटिन्यूस, यानी हमारे पास एच एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों फंक्शंस ऐसे हैं जो कंटिन्यूस हैं।
जब ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो इसका मतलब GOHX जो होगा वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। सो GOHX इक्वल्स जो हमें fx मिला है इज ऑल्सो कंटिन्यूस, यानी जो फंक्शन fx मिलेगा वो भी कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। thus fx इक्वल्स टू cos x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें दे रखा है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ cos x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। एक और सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 32 और इसमें ये कह रहा है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ cos x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। एक और सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 32 और ये है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ cos x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तरीका वही रहेगा अभी थोड़ी देर पहले वाला। हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है मॉडुलस ऑफ cos x। लेट gx इक्वल्स टू मॉडुलस x और hx हो जाएगा हमारे पास cos x। ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ज़रा GOHX फाइंड कर लेते हैं, तो ये जगह GHX G। अब HX की वैल्यू हमारे पास cos x दे रखी है और जहाँ पर G वाला फंक्शन आएगा वहाँ पर x की जगह पर हमें क्या पुट करना है, cos x पुट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस cos x और ये जो वैल्यू दे रखी है हमें ये दे रखी है fx की। तो हमने देखा कि जो फंक्शन है fx वो क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है किसका, मॉडुलस फंक्शन का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है ना, ये दो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन है। अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो x की हर रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा। अब यहाँ जाते हैं gx इक्वल्स टू मॉडुलस x है, तो मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं वो हर रियल वैल्यू के लिए x की रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस हो जाते हैं। तो हमने देखा कि जो fx है वो क्या है, वो कंपोजिट फंक्शंस है, कंपोजिट फंक्शन है किसका, कंटिन्यूस फंक्शंस का। और हमें मालूम है जब कोई कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शंस का कंपोजिट नंबर बनता है कंपोजिट फंक्शन बनता है तो यहाँ पर जो कंपोजिट फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट है जो पिछले वाले हमने क्वेश्चन में अप्लाई किया है। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दे रखा है एग्जामाइन दैट साइन ऑफ मॉडुलस x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो हम करते क्या हैं, लेट fx इक्वल्स टू, ये लेट क्या करना है, तो हमें फंक्शन दे ही रखा है साइन ऑफ मॉडुलस x, ये दे रखा है। तो हमने देखा ये जो पार्ट है इसका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट, और ये हमारा मॉडुलस वाला पार्ट, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये हमारा सेपरेटली मॉडुलस फंक्शन। तो हम करते क्या हैं, लेट gx इक्वल्स टू साइन x और hx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, ये हम अलग से इसको फंक्शंस को कंसीडर कर लेते हैं। अब फाइंड करते हैं हम GOHX, यानी GHX तो जगह G और हमारे पास जो HX की वैल्यू है वो है मॉडुलस ऑफ x। अब G वाले फंक्शन में जहाँ पर x आ रहा है उसके हम मॉडुलस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, मॉडुलस x का। तो ये जगह हमारे पास साइन x ये दे रखा है, तो ये जगह साइन मॉडुलस x और ये जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है fx की। अब इसको थोड़ा सा फिर डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर जो gx दे रखा है फंक्शन वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, x की हर रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा जाएगा। यहाँ पर hx जो फंक्शन दे रखा है मॉडुलस फंक्शन है, x की हर रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। हमने देखा जो fx है वो gx और hx दोनों फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन है और ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है। इस वजह से जो fx होगा जो कि कंपोजिट फंक्शन है ये भी कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। इसमें यही सारे स्टेटमेंट्स सिर्फ लिखने हैं।
ये इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 34 है, फाइंड द ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। हमारे पास जो एफ एक्स दे रखा है वो मॉडुलस x माइनस मॉडुलस x प्लस 1, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो हमने देखा कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स माइनस, और इसको हम एच एक्स लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू ये है और एच एक्स की वैल्यू ये है। जी एक्स हमें जो दे रखा है वो मॉडुलस ऑफ एक्स है। यहाँ पर जो मॉडुलस एक्स है वो एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा। कोई सा भी रियल वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं तो हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूस मिलेगा। इसके बाद हमें जो एच एक्स दे रखा है वो दे रखा है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। ये भी एक मॉडुलस फंक्शन है और हमें मालूम है जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए क्या होंगे, कंटिन्यूस हो जाते हैं। तो इस वजह से एच एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 भी ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। और हमें कंटिन्यूस फंक्शंस की एक प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर कंटिन्यूस फंक्शंस का डिफरेंस दे रखा होता है तो वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो एफ एक्स होगा वो जी एक्स और एच एक्स का क्या है, डिफरेंस है, और जी एक्स और एच एक्स दोनों के दोनों क्या हैं, कंटिन्यूस फंक्शन है। इस वजह से जो एफ एक्स होगा वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा।